नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि रशियन फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं गुलान हाइट्स पर और बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर जो हैं वो वहां पर देखे गए हैं जिन्होंने एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। और इसराइल के लिए अब ये बहुत बड़ी ये परेशानी का मामला बन गया है कि अब रशिया की एंट्री हो गई है। बाकायदा तौर पर 109 डेज के बाद रशिया इस जंग में कूद गया है। तो अब ये क्या तफसीलात हैं, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या अनाउंसमेंट की है जिसने खलबली मचा दी है तेल अवीव से लेकर लंदन और वाशिंगटन तक, ये खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। गजा से हमारे पास बड़ी खबरें आई हैं, किस तरह से स्पाई ड्रोन्स उनके पकड़े गए हैं और किस तरह से बड़े हमले मज़ामती तहरीक ने आज बरोज इतबार किए हैं। और ये भी नाज़रीन खबरें आ रही हैं कि इसराइली फौज किस तरह से पागल हो चुकी है और जहनी मरीज से बढ़कर बात अब वायलेंस पर चली गई है। किस तरह इसराइली फौज जो विड्रॉ कर रही है और अपने घरों में जा रही है, वो कैसे अपने दोस्तों और अजीज और अकारिब को मार रही है। ये हालत हो गई है इस वक्त इसराइली फौज की। तो वो तफसीलात जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको गोलान हाइट्स पर लिए चलते हैं जहां पर सबसे मेजर डेवलपमेंट हो गई है, सबसे मेजर डेवलपमेंट हो गई है और रशिया जंग में कूद गया है। रशिया ने पहले तो बयानात वो दे रहे थे कि हम इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कॉपरेशन के लिए तैयार हैं, हम 2 स्टेट पर यानी फ़लस्तीन की आज़ादी पर किसी तौर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मिडल ईस्ट में कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती विदाउट पैलेस्टीनियन स्टेट। अब देखें ना कि ये शैतानी खेल एक चलाया जा रहा था, उसमें जो कुछ हमारी तरफ से भी लोग शामिल थे कि भाई कोई ऐसे सेटलमेंट कर ली जाए कि फ़लस्तीन वाला मामला ही उसमें दब जाए। वो इसराइल के साथ तमाम कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थे, लेकिन रशिया ने कहा कि मिडल ईस्ट की कोई नई सेटलमेंट फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर नहीं हो सकती। और फिर परसों जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान सामने आया जब हमास का वफद वहाँ पर, इस वक्त हमास का वफद मॉस्को में पहुंचा हुआ है। जब इधर से नेतन्याहू ने कहा कि 2 स्टेट नहीं होने वाली, फ़लस्तीन को आज़ाद किसी सूरत नहीं करेंगे, गजा पर हर सूरत में कब्जा करेंगे, हमास का डेलीगेशन मॉस्को पहुंच गया और वहां से फॉरेन मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट आई कि अगरचे वर्ल्ड वॉर 2 में इसराइलियों पर जुल्म हुआ तो इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें यह इंप्रेशन दिया जाए कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको बिल्कुल जो है ना वो अलाउ नहीं होना चाहिए और अब वक्त आ गया है कि बगैर किसी देरी के फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। और अभी मॉस्को में वफद उधर पहुंचा हुआ है, इधर से नेतन्याहू कह रहा है कि जनाब कोई फ़लस्तीन की आज़ादी नहीं है और इधर से जनाब रशियन फोर्सेज आज डिप्लॉय कर दी गई हैं। अच्छा, ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए, रशियन अनाउंसेस एयर पेट्रोल्स ओवर गुलान बॉर्डर्स। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स रिपोर्ट किया जा रहा है जो गुलान हाइट्स पर देखे गए हैं और ये एयर पेट्रोल भी करेंगे और फोर्सेस भी डिप्लॉय कर दी गई हैं, यानी जो फिजाई निगरानी है वो भी की जाएगी और ज़मीनी जो फोर्सेस हैं वो भी डिप्लॉयड हैं। ये पहली बार हो रहा है कि रशिया प्रैक्टिकली इस जंग में अब कूद गया है। मैं आगे चलकर इसकी तफसीलात बताता हूं, पहले खबर आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, अब नाज़रीन रशिया ये बता रहा है कि 2 न्यू पॉइंट्स हैं जिन पर ये हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। एंड देन मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं कि ये जो नाज़रीन ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है गुलान हाइट्स के साथ ब्लू लाइन, ये डिसएंगेजमेंट एरिया। इससे पहले जो लास्ट वॉर लड़ी गई थी अरब्स वर्सेस इसराइल की, जिसमें शाम भी था और गुलान हाइट्स का उस वक्त मतलब यहां पर जंग लड़ी गई थी, तो जो सीज फायर हुआ था उसमें ये एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाई गई थी। ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है कि यहां पर फोर्सेस नहीं होंगी, तो अब यहां पर रशियन फोर्सेस डिप्लॉयड हो गई हैं और उन्होंने इस तरफ से निगरानी शुरू कर दी है। अच्छा, अब रशिया का इस जंग में आना, इसकी अहमियत क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और अब मामला किस रुख जाएगा और तेल अवीव और वाशिंगटन के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है। अच्छा नाज़रीन, पहली बात तो ये समझे कि रूस तब आता है जब इसराइल किसी दूसरे मुल्क पर पेशकदमी करने लगता है, जब इसराइल ये प्लान बना लेता है कि वो किसी दूसरे मुल्क को, यानी इस्लामी जो 7 मुल्क हैं उनमें से किसी को इन्वेड करने जा रहा है, तब रूस की एंट्री होती है। जो पिछली 4 जंगें हुई हैं, मैं चारों की तफसीलात आपको दिखा सकता हूं, जब जब इन्वेड किया गया दूसरे मुल्कों को, रूस की उसमें एंट्री हुई है। अच्छा, फिर नाजरीन जो तमाम जंगें हुई हैं उसमें जो सीज फायर करवाया है, 4 में से 3 जंगों में सीज फायर तब हुआ जब रूस जंग में कूद गया, यानी इसराइल तैयार नहीं होता था सीज फायर करने के लिए। जो ही रशियन फोर्सेस आती थी वो सिर्फ अपनी मतलब अनाउंसमेंट करते थे कि हम आ रहे हैं, देन
उसके बाद सीज फायर हुआ, 3 दफा रूस ने सीज फायर करवाया। तो आप हिस्ट्री से अंदाजा लगाइए कि रूस का आना, यानी आप देखें कि 109 दिनों में वो सिक्योरिटी काउंसिल के महाज पर, वो यूएन के महाज पर, वो आलमी सिफारती महाज पर वो लड़ते रहे फलस्तीन का मुकदमा। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि मामलात हल नहीं हो रहे और अब ये इसराइल जो है ये लेबनान पर हमला कर रहे हैं, ये पक्की रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, अगली वीडियोस में हम सबूत आपके सामने रखेंगे। पक्की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर हमला होने वाला है, इन्वेड वो करने जा रहे हैं। और जब उधर इन्वेजन होगी तो क्या शाम में इन्वेजन नहीं होगी? तो इसलिए रूस क्या है। फिर अगली एक बड़ी बात अगली जो है, देखिए हर एक चीज के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे उसके पहलू होते हैं, तो इसके भी कई डायमेंशंस है। देखिए अमेरिका ने अपनी कितनी ज्यादा फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय कर दी हैं, रेड सी का महाज उन्होंने किस तरह से संभाला हुआ है, कितने वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, वो तो सारी उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। तो रशिया कहां है? रशिया की फोर्सेस कहां पर हैं? चाइना के भी वॉरशिप्स रेड सी में डिप्लॉयड हैं। तो रशिया आपको प्रैक्टिकली मतलब कहां पर वो नजर आ रहा है, उनकी डिप्लॉयमेंट कहां है? तो उनकी डिप्लॉयमेंट यहां पर है। अब ये देखे ना कि अगर वो रेड सी में कहता है कि हम डायरेक्ट जंगी बेड़े भेज रहे हैं, और इस सूरत हाल में जब यमन पर हमला होने वाला है, तो वो मामलात और ज्यादा खराबा और वो चीजें हो जानी थी। जब उधर यूक्रेन वाला मामला उनका चल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि हम कहां पर डिप्लॉयमेंट करें मिडल ईस्ट में, हम कहां पर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरिया वाला, जहां ऑलरेडी उनकी फोर्सेस मौजूद है। सीरिया में अमेरिकन भी हैं, नेटो भी हैं, रशियंस भी हैं। रशियंस ने ही बशार अल असद की हुकूमत बचा रखी है, रशिया और ईरान ने। तो उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट यहां पर किया, मैसेज दिया है कि अगर अमेरिका यहां पर है तो फिर हम भी यहां पर हैं, अगर आप हमला करने जा रहे हैं तो हमने भी मोर्चा संभाल लिया। फिर अगला पहलू क्या है? अगला पहलू है नाजरीन वहां पर हथियारों की सप्लाई करना। यानी जब आप इस बॉर्डर पर आप कह रहे हैं कि हम फिजाई निगरानी किस चीज की कर रहे हैं, मतलब कौन सा ऐसा खतरा है जिसको आप बचाना चाह रहे हैं? तो ये तो वाजे है ना कि भाई सीरिया पर आप देखें, उनका कमांडर, ईरान का कमांडर शहीद हो गया, मजीद मुसलसल हमले इसराइल की तरफ से जारी हैं और इन्वेजन किसी भी वक्त हो सकती है। मजीद हमले इसराइल कह रहा है कि वो सीरिया में करेगा। तो भाई उनको काउंटर करने के लिए आप आए ना, आप इसराइल ही के लिए आए हैं। भाई इसराइल हमले कर रहा है तो आप आए, इससे पहले आप क्यों नहीं थे? तो आप वाज़ेह तौर पर उनको कन्फ्रंट करने के लिए आए हैं। फिर यहाँ पर फिजाई निगरानी के जरिए वो मुकम्मल तौर पर असलहा हिजबुल्लाह को पहुंचाएंगे। जो एयर ड्रॉप होता है ना, जो असलहा पहुंचाया जाता है, वो हिजबुल्लाह को पहुंचाया जाएगा। कब वो गुलान हाइट से होते होते जरा इधर लेबनान में हो जाएंगे और उधर असलहा पहुंचा देंगे, ये किसी को क्या पता चलना है। तो मतलब ये इस के जरिए वो मतलब वो तो कह रहे हैं ना कि हम डिसएंगेजमेंट लाइन पर हैं और मुआहदे के मुताबिक हैं। तो इस तमाम बयानिए के पीछे रूस क्या कर रहा होगा? वो हिजबुल्लाह की मुसलसल मदद कर रहा होगा। जैसे अमेरिकन एक आड़ लेकर यहां पर जनाब मिडल ईस्ट में दोबारा घुसने जा रहे हैं ना, कि यमन जनाब शिपिंग कर रहा है और फलाना नुकसान पहुंचा रहा है, तो रशिया ने कहा ठीक है, तो वो इसके जरिए ये वाला पहलू भी करेंगे। अच्छा, अगली बात जो ब्रॉडर लेवल पर अब गेम चली गई, जो ब्रॉडर विजन है और ग्रेट गेम है, वो ग्रेट गेम क्या? देखे दुनिया में ऑयल किसके पास है? दुनिया में ऑयल है अरब्स के पास और रशिया के पास, ठीक है। ये दो मेजर एक्सपोर्टर हैं ऑयल के दुनिया में। तो इस वक्त रूस का विजन ये है, उनकी ग्रेट गेम ये है कि अरब्स को अपने साथ मिलाया जाए, और अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो फिर हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ऑयल गैस सारे ज़खायर तो हमारे पास है, तो हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे रूस मतलब पुतिन ने विजिट किया यूएई का और सऊदी अरब का, जो इस्तकबाल उनको दिया गया वो अभी तक वाशिंगटन के जेल से निकला नहीं है, और मतलब वो बड़े मामलात उनके गड़बड़ है। एंड देन उसके बाद ये दोनों मुल्क मेजर जो कंट्रीज हैं वो जनाब ब्रिक्स में चले गए। वो ब्रिक्स जिसका मकसद ये है कि हमने नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। तो ये किस चीज का इस्तारा है? ये क्या इशारा क्या देता है कि मतलब रूस काफी हद तक अपने इस ग्रेट गेम में कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा है हम कोई यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं बनाएंगे, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे जिसमें ग्रेट पावर्स होंगी, कोई सोलो सुपर पावर नहीं होगी, बहुत सारी ग्रेट पावर्स होंगी, और यूं इस दुनिया को ज्यादा अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। बजाय कि एक बड़ा चौधरी हो तो काफी सारे चौधरी होंगे तो वो ज्यादा अच्छा निज़ाम चल सकता है। तो वो उस तरफ ये ग्रेटर गेम ये है कि अरबों को साथ मिलाया जाए और इस तरह पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाए। तो अरबों को साथ मिलाने के लिए भाई इसराइल को जंग हराएंगे तो आपके हाथ में मामला रहेगा ना।
اسرائیل اگر جیت جاتا ہے تو پھر آپ کی گریٹ گیم تو فیل ہو گئی. یعنی اسرائیل لیبنان پر چڑھ دوڑے, لیبنان پر قبضہ کر لے, ادھر مصر کے ساتھ وہ جنگ کرنے جا رہا ہے, جارڈن کے ساتھ جنگ کا خطرہ ہے, تو بھائی اسرائیل جیت جائے تو پھر یہ گریٹ گیم کہاں جائے گی؟ اور عربوں کو بچائیں گے تو عربوں کو ساتھ ملائیں گے نا. آپ اپنی جو پاور ہے اس کو دکھائیں گے تو عرب آپ کے ساتھ جائیں گے نا, کہ بھائی آپ میں اتنی پاور ہے کہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ آ بھی سکتے ہیں, ان کی سب سے کروشل جنگ میں آ کر ان کو بچا بھی سکتے ہیں, جیسا کہ آپ نے پیچھے بچایا ہے. اور آپ کی یہ ہسٹری ہے کہ ہمیشہ جب آپ آئے ہیں تو عربوں کو سیز فائر بھی ہوا ہے اور معاملات حل بھی ہوئے ہیں, تو آپ نے یہ پاور دکھانی ہے. اب یہ جو سب سے فیصلہ کن جنگ ہے, اگر اس میں آپ کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی, انٹروینشن نہیں ہوگی, تو پھر آپ کی بات کون مانے گا, آپ پر یقین کون کرے گا؟ اور آخری پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ جب یوکرین میں نیٹو کہہ رہا کہ ہم یوکرین میں جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم ادھر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ گریٹ گیمز ایسے ہی ہوتی ہیں, یہ دنیا ایسے ہی اس کا نظام چل رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہم یوکرین میں آ رہے ہیں رشیا سے لڑنے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پھر ادھر آ رہے ہیں, آ جائیں, پھر ادھر بھی ایک نیا محاذ کھول لیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے پھر لڑتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں ہیں. اور اب معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے. دیکھیں جب آپ یہ مطلب چلے بیانات تو کاغذی کاروائی ہوتی ہے, بھائی فوجیں آ گئی ہیں, ان کے ہیلی کاپٹرز اب فضائی نگرانی کریں گے, وہ اسلحہ حزب اللہ کو دے رہے ہیں, تو یہ کاغذی کاروائی سے بات تو آگے چلی گئی نا. تو اگر مثال کے طور پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں مسلسل, بھائی کوئی روسی ہیلی کاپٹر تباہ ہو جاتا ہے, روسی فوجی وہاں پر مارے جاتے ہیں, دین کیا ہوگا؟ اور اگر آپ آئے ہیں تو آپ سیریا کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں نا, تو اگر کوئی ادھر سے چون چلاکی ہوتی ہے اسرائیل کی جانب سے, تو آگے اس کے رشیا کھڑا ہے, سیرین فورسز پیچھے ہیں, آگے آپ سب سے پہلے آپ کو کنفرنٹ کرنا ہے کہ رشیا کو, یعنی اسرائیل حملہ کرے اور رشیا کہ اچھا حملہ ہو گیا ٹھیک ہے ہم پھر جا رہے ہیں, اب سیریا خود نہیں, کیا ایسا ہوگا؟ تو انہوں نے تو بشار الاسد کو بچایا ہے امریکہ سے, تو اسرائیل جب آئے گا تو سب سے پہلے ان کو اب رشیا فیس کرے گا. اور یہ جو ایئر اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو بھی اب کنفرنٹ جو ہے وہ رشیا کرنے والا ہے. تو یہ بہت مطلب کرسٹل اب کلیئر ہو گیا ہے کہ جنگ ڈیپ ہو گئی ہے, جنگ جو ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے. اچھا جب رشیا آ گیا, جب بریٹن آ گیا, جب امریکہ آ گیا, جب جرمنی آ گیا, اور بعد میں چائنا بھی اسی طرح کے بیانات دے رہا ہے, تو جب یہ سارے آ جائیں گے تو اس جنگ کو اب کیا نام دیں گے؟ یہ عالمی جنگ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ تو یہ ہم بالکل اس سچویشن پر کھڑے ہیں بدقسمتی سے کہ ایک ضدی شخص نے پوری دنیا کا جو نظام ہے اس کو اس ایک بڑی عالمی جنگ میں جھونک دیا, جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پچھلی عالمی جنگوں میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بنے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ بس اللہ سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ رشیا کے حوالے سے اپڈیٹس ہے. اب آپ کو غزہ میں لیے چلتے ہیں, اور غزہ میں ناظرین بہت میگا آپریشنز کیے گئے, جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہے کہ جب سے ان کی فوج نکلی ہے آپریشنز ڈبل ہو گئے ہیں, ان کا نقصان ڈبل ہو گیا ہے, اور بڑی تعداد میں ان کے فوجی اب روزانہ میں مارے جا رہے ہیں. جو میگا آپریشنز ہوئے ہیں ان کی تفصیلات میں جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین پہلا جو وہ بتا رہے کہ ہم نے بڑا آپریشن کیا ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو مورٹار کے گولوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے, جس میں ان کے کمانڈرز بھی موجود تھے. کمانڈ سینٹر میں کمانڈرز ہی ہوتے ہیں نا, آپ کے آفیسرز ہوتے ہیں, ان کو وہاں پر ہلاک کیا گیا. یہ خان یونس کے علاقے کے لیے جو کمانڈ سینٹر بنایا گیا تھا اس کو تباہ کیا گیا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وی کنٹرول اینڈ سیزڈ ایوو میکس 40 انٹیلیجنس ڈرون, کہ جو بڑا لیٹسٹ اسپائی ڈرون ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے سیز کر لیا اسرائیل کا, وہ ہم نے پکڑ لیا ہے. تو یہ اسرائیلی فوجیوں کو بھی مار رہے ہیں, ان کا جو ہتھیار ہیں وہ بھی اپنے قبضے میں لے رہے ہیں, بہت ایڈوانس جو ہتھیار ہے وہ ان کے قبضے میں آ رہے ہیں, اور اب جو مطلب ڈرونز آتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے ان کو بھی پکڑ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ناظرین اسرائیلی آرمی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ان کی ایک ٹیم تھی 5 سولجرز کی, جس میں ریزرو سرجنٹ تھا, 3 سولجرز تھے اور ایک آرمرڈ آفیسر تھا. یہ ابھی ہلاک ہو گئے ہیں. ایک بیٹل کے اندر ایک مشن ان کو دیا گیا تھا, لیکن یہ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹنل کے گھات میں ایک بڑی اسرائیلی فوج کو مارا گیا ہے, 10 سے 12 اسرائیلی اس میں فوجی تھے. یہ ہوا کیا ہے کہ ان کو لالچ دے کر ٹنل کے اندر بلایا گیا ہے. اب یہ ڈیفرنٹ معاملہ ہے, یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ ان کے فوجی گزر رہے ہیں اور ٹنل کا جناب وہ ڈھکن جب کھولنے لگتے ہیں تو وہ پھٹ جاتا ہے, وہاں پر دھماکہ ہو جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے, انہوں نے کو لالچ دے کر ان کو ٹنل کے اندر بلایا, یعنی اسرائیلیوں کو یہ تھا کہ ہم بڑا کوئی میگا آپریشن کر لیں گے, بڑی فتح ادھر دکھائیں گے کہ جناب یہ ہم نے نئی ٹنل پکڑ لیا. ان کو اندر بلایا اینڈ دین بلیو اٹ اپ,
पूरी टनल की जो ओपनिंग है उसको उड़ा दिया और तमाम के तमाम जो है वो टनल के अंदर उसकी कब्रें बन गई। फिर नाज़रीन अगली जो खबर है वो स्पेशल फोर्सेस के हवाले से है। वो कह रहे हैं थंडरबोल्ट एंटी पर्सोनल डिवाइस के साथ हमने एक स्पेशल इसराइली फोर्स जिसमें 15 सोल्जर्स थे उनको हमने हलाक किया। तो इनकी चाहे एलीट फोर्स हो, चाहे स्पेशल फोर्स हो, चाहे डेल्टा फोर्स हो, चाहे फलानी ढिमकानी हो, सब की कब्रें वहां पर इन्होंने बनाई हैं। फिर वो कह रहे हैं कि वी आर वेजिंग फिरक बैटल फ्रॉम जीरो डिस्टेंस विद एनिमी फोर्सेस पेनिट्रेटिंग ईस्ट ऑफ जबालिया। अब देखे ना कि पूरा जो नॉर्थ का कंट्रोल है, साउथ का तो है ही है ना, लेकिन नॉर्थ में जहां पर इन्होंने अनाउंस किया था कि हमने जनाब नॉर्थ को तबाह कर दिया और पूरा कंट्रोल संभाल लिया है, बाद में ये खुद माने हैं कि पूरा कंट्रोल मज़ामती तहरीक के पास है और अभी भी ये बॉर्डर्स पर इनकी जो फौज है वो बॉर्डर्स पर है और अभी भी पेनिट्रेट करने की कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं जिनको दोबारा से नाकाम बना लिया जाता है। अच्छा, फिर इजरायली आर्मी ने अनाउंस किया है कि पिछले चंद घंटों में 12 ऑफिसर्स मारे गए। सोल्जर्स की बात नहीं हो रही, 12 ऑफिसर्स इजरायली आर्मी अपने मुंह से तस्लीम कर रही है। अच्छा, अब मैं नाज़रीन आपके सामने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स रखना चाह रहा हूं जो कि सबसे बड़ा इनका डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट है और अपने मुंह से ये मान रहे हैं कि इस वक्त इनकी हालत क्या हुई पड़ी है। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल का बयान देखिए कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स हमास possess enough ammunition to strike Israel for several months। यूएस इंटेलिजेंस ये कह रही है कि हमास में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सेवरल मंथ्स तक इन पर अटैक इसराइल पर कर सकती है, इतना असलहा बारूद उनके पास पड़ा हुआ है। फिर इसराइली अखबार सबसे बड़ा वो क्या लिख रहा है, इसराइल इज इन अ कम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक सिचुएशन एंड अ डिप्लोमेटिक रॉक बॉटम। 100 days of fighting against Hamas didn't lead to its collapse or the return of prisoners. It is believed that Hamas still has enough ammunition from rockets to mortars to continue launching barrage-style attacks on southern and central Israel for months। के बैराज स्टाइल क्या होता है कि आप एक ही वक्त में मतलब ज्यादा तादाद में रॉकेट्स जो है वो फायर करता है, ऐसा नहीं है कि 2-4 किए, मतलब 20-20, 30-30, 50-50 इस तरह के वो कह रहे हैं कि उनकी अभी भी कैपेबिलिटी है कि वो फायर कर सकते हैं। आखिरी बयान आप देखिए, डिस्पाइट द एयर एंड ग्राउंड कैंपेन, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल दोबारा लिख रहा है, डिस्पाइट द एयर एंड ग्राउंड कैंपेन इन गाजा द गोल ऑफ डिस्ट्रॉइंग हमास हैज नॉट बीन अचीव्ड। ये अमेरिकी मीडिया इनका भांडा फोड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा बयान रखने जा रहा हूं उनके अपोजिशन लीडर का, जिन्होंने मतलब इससे बड़ी कोई शिकस्त की बात हो नहीं सकती। ये अपोजिशन लीडर इसराइली कह रहा है, आई कंफर्म्ड इन द निसट उनकी पार्लियामेंट है, आर सपोर्ट फॉर एनी एक्सचेंज डील इवन इफ इट कॉस्ट अस अ सीज फायर। उनका अपोजिशन लीडर कह रहा है कि ये वाजे हो गया कि हम जंग नहीं जीत सकते, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूं कि भाई कोई भी डील मिलती है, जो भी कंडीशंस मज़ामती तहरीक रखती है, चाहे वो ये कहती है कि सीज फायर हो जाए, इस वक्त अड़ा हुआ है जो ना नेतन्याहू, वो सीज फायर पर अड़ा हुआ है। ये वैसे ट्रूस चाहता है कि थोड़े दिनों की जंगबंदी हो जाए, लेकिन सीज फायर मुकम्मल जंगबंदी नहीं चाहता। तो अपोजिशन लीडर कह रहा है कि बेशक हमें जंगबंदी मुकम्मल पर ही डील क्यों ना मिले, हमें वो हर सूरत में लेनी चाहिए और मैं इस पर कंफर्म कर रहा हूं। तो इससे बड़ी शिकस्त हो नहीं सकती। आप बड़े तकब्बुर और गरूर और बेशर्मी के साथ गजा में उतरे थे उनको मलियामेट करने के लिए, आज 109 दिनों की जंग लड़ने के बाद आप कह रहे हैं कि ठीक है डील के। ओ भाई, आपका मिशन क्या था? आपका जंग का इकलौता गोल यह था कि आपने अपने प्रिजनर्स को वापस लाना है। आज आप कह रहे हैं कि सीज फायर कर लो और डील के जरिए ले आओ। तो 109 दिनों में तुम बेशर्मों ने क्या किया वहां पर, मुझे बताएंगे आप। आज अमेरिका, बरतानिया और सारी दुनिया इनके इत्तेहादी पूछ रहे हैं कि 109 दिनों में क्या किया तुमने। वहां पर मलिया मेट कर दिया उनको, इतने लोग शहीद कर दिए, 70,000 जख्मी कर दिए, दुनिया जहान का जुल्म वहां पर ढा दिया, और अभी तुम कह रहे हो कि जनाब डील के जरिए उनको ले आओ। अच्छा, ये एक चीज होगी। अगली नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट एक और खबर ये सामने आई है जो इनकी इबरतनाक शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, खबर ये आई है कि इसराइली आर्मी जो है वो मुकम्मल पागल हो गई है। वो फौजी जो विड्रॉ कर रहे हैं और वापस अपने घरों में जा रहे हैं, वायलेंस के वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि भाई इसराइली फौजी जो हैं वो मेंटल इलनेस का शिकार हो गए, यानी ज़हनी मरीज बन गए हैं।
ठीक है, वो एक हद तक वो स्टेज थी, उसमें वो क्या कर रहे थे कि उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा रहा था कि चलें थोड़ा सा मतलब वो रिलैक्स हो जाएं, एंड देन मतलब वो उसमें कोई वायलेंस नहीं था, वो ज़हनी मरीज थे, उनके जहन में वही जंग चल रही थी, वही उनके ख्वाबों में भी आते थे, मतलब वो एक अलग स्टेज थी। लेकिन ये एक्सट्रीम स्टेज है, बिल्कुल एक्सट्रीम, जो इंतहा वाली स्टेज होती है उस पर अब इसराइली फ़ौज पहुँच चुकी है। और नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट्स हुए हैं कि जो इसराइली फ़ौजी वापस जा रहे हैं वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को, अपने फैमिली मेंबर्स को शूट कर रहे हैं, मतलब उन पर गोलियां चलाकर उनको मार रहे हैं। तिल अवीव समेत बहुत सारे इलाकों से ये वाक़यात रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं, जिसके बाद हंगामी इक़दाम किए गए हैं। और जनाब इसराइली फ़ौजियों को घर जाने से मतलब पहले उनको स्पेशल जो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है, वहाँ पर उनको रखा जा रहा है, और फिर उनको क्लियरेंस एक सर्टिफिकेट देने के बाद फिर उनको घर भेजा जा रहा है। यानी अब डायरेक्टली उनको घर नहीं भेजा जा रहा। तो ये कितनी बड़ी इनकी शिकस्त है। और अगर आप तारीख उठाकर देखें तो हर जालिम कौम, हर जालिम आर्मी का एट द एंड यही इबरतनाक अंजाम होता है, और हर जालिम लीडर का हिटलर वाला और फिरौन वाला अंजाम होता है। तो नेतन्याहू का अंजाम भी यही होने वाला है। इससे बुरा अंजाम हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। यहाँ की जो सज़ा, ये कुदरत का असूल है कि यहाँ की सज़ा आपको यहीं भुगत कर जाना पड़ती है। आखिर वाली वो आखिर में है, उसका तो कोई हम हिसाब ही नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर जो आपने बदनीत जो बुराइयाँ की हैं, जो जुल्म ढाए हैं, उनका हिसाब यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जो इसराइली कौम, जो उनकी आर्मी का इबरतनाक अंजाम हो रहा है, यही अब नेतन्याहू का अंजाम बहुत करीब, और इसके दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। अच्छा, और आखिर में आपको एक बड़ी खबर ये शेयर कर दें कि इनके प्रिजनर जो मज़ामती तहरीक के पास है, वो इनकी अपनी बमबारी में मारे जा रहे हैं। मतलब कोई 20 से 30 जो प्रिजनर हैं भाई, टोटली कोई 120-30 रह गए थे, जिनमें से 30 आपने खुद मार दिए हैं। और अभी भी एक प्रिजनर की हलाकत की खबर आई है। और इससे बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि 21 बॉडीज को निकाला गया है इसराइली आर्मी की जानिब से, और वो ये कह रही है कि ये हमारे इसराइली वो प्रिजनर थे जो मर गए थे। 21 बॉडीज निकाली गई हैं कब्रों में से, और इसराइली आर्मी ने यह कहा है कि ये हमारे प्रिजनर थे और हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब अच्छा, ये खबर इसका मतलब वो क्या, ये कौन सी बॉडीज़ हैं, ये वाक़ई उनके प्रिजनर्स की हैं या नहीं हैं, इस बात को तो एक साइड पर रख दे, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने 1100 कब्रों में से बॉडीज़ निकाली थी, एंड देन उनके आज़ाद निकाल कर वो बॉडीज़ वापस की थी। तो हो सकता है ये इसी तरह की एक कार्रवाई हो, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि इनकी अपनी कार्रवाई में जो 20 से 30 इनके अपने कैदी हैं वो मारे जा चुके हैं। और उसके नतीजे में क्या हुआ है कि पब्लिक का प्रेशर बढ़ गया है, मीडिया का, पार्लियामेंट का। और आप देखें कि जिस गोल पर आपने ये जंग शुरू की थी वो तो आपका ख़त्म हो रहा है। यानी आप उनको ला नहीं सके, बल्कि आप खुद उनको मार रहे हैं। मज़ाहमती तहरीक ने उनको बचा के रखा और आप खुद अपनी बमबारी में उनको मार रहे हैं। तो इससे आपका झूठ भी दुनिया के सामने आ रहा है कि आप सिर्फ जंग चाहते हैं, आप कत्लेआम चाहते हैं, और आप कुछ नहीं चाहते। तो ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो कि आपके सामने रखे। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।